कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKS स्टार क्लास में। तो बच्चों आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं विभव प्रवणता और विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। बच्चों यह टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से, क्योंकि आपके एग्जाम में विभव प्रवणता डेफिनेशन पूछ लेता, विभव प्रवणता होता क्या है, या फिर पूछ लेता विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है। तो बच्चों बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे, 100% अभी जस्ट आपको याद हो जाएगा, बस वीडियो को बहुत ध्यान से आप देखेंगे खाली। बच्चों पहले देखते हैं विभव प्रवणता होता क्या है, उसके बाद देखेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। तो बच्चों विभव प्रवणता जो वर्ड देख रहे हैं, दो वर्ड से बना है क्या, विभव और प्रवणता वर्ड से। तो विभव तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं, प्रवणता क्या बच्चों इसके बारे में जान लीजिए, फिर इस पूरे का डेफिनेशन जानेंगे। तो प्रवणता का अर्थ होता है बच्चों दूरी के साथ परिवर्तन। क्या होता है बच्चों? दूरी के साथ परिवर्तन, दूरी के साथ परिवर्तन। यानी कभी भी प्रवणता वर्ड आपको दिख जाए तो उसका मतलब यही होगा बच्चों दूरी के साथ परिवर्तन। क्लियर है बात? तो विभव प्रवणता क्या होता है, तो आप कह सकते हैं दूरी परिवर्तन के साथ साथ, ध्यान से समझेंगे बच्चों, दूरी परिवर्तन के साथ साथ, दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विभव प्रवणता कहते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों, अगर राइटिंग क्लियर नहीं होगा तो जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद लिख लेंगे। कह रहा है क्या, दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। मतलब विभव प्रवणता क्या बच्चों, जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन होगा वैसे वैसे विभव में भी परिवर्तन होगा। इसका जो दर है उसी को क्या कह देंगे बच्चों, विभव प्रवणता कह देंगे। कैसे? तो इस पॉइंट को समझेंगे हम इसके संबंध में, विभव परिवर्तन होगा कैसे दूरी परिवर्तन के साथ साथ, तो इस संबंध में समझेंगे। डेफिनेशन क्लियर है बच्चों? विभव प्रवणता क्या होता है, दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं बच्चों, विभव प्रवणता कहते हैं। तो आइए देखा जाता है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध होता क्या है। तो बच्चों आइए देखते हैं इसका रिलेशन क्या है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा तो अच्छे से इसको लिख लेंगे और ध्यान से समझ लेंगे। अब बच्चों हम लोग देख रहे हैं क्या, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो संबंध क्या होता है बच्चों, बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हमारा कोई चार्ज है, विभव तो किसी आवेश के कारण उत्पन्न होगा। मान लीजिए बच्चों यहाँ पे हमारा कोई है आवेश और इससे कुछ डिस्टेंस पे बच्चों मान ले रहे हैं एक पॉइंट P है, ध्यान से समझेंगे बच्चों। मान ले रहे हैं इससे कुछ डिस्टेंस पे एक बिंदु क्या है, P है। मान लीजिए एक आवेश है, इससे कुछ डिस्टेंस पे क्या है बच्चों, एक पॉइंट P है। कितने डिस्टेंस पे? मान ले रहा है x डिस्टेंस पे। क्लियर है इतना बात? अब बच्चों अगर हम इस पे कोई परीक्षण आवेश रख दें Q0, क्या रख दे बच्चों, Q0, और इसको हम आवेश को थोड़ा सा आगे लेकर आए। कहाँ लेकर आए बच्चों? थोड़ा सा आगे लेकर आए। ध्यान से समझेंगे बातों को बच्चों, थोड़ा सा आगे लेके आए। मान ले रहा है इस पॉइंट को हमने, इस परीक्षण आवेश को बहुत सूक्ष्म विस्थापन यानी डेल्टा Q, डेल्टा x, सॉरी बच्चों कितना, डेल्टा x, कहाँ लेकर आया, इस पॉइंट पे लेके आया। यानी कहाँ पे, Q, यहाँ पॉइंट Q पे। यानी इस परीक्षण आवेश को हमने थोड़ा सा विस्थापित किया। कितना बच्चों, कितना विस्थापित किया, डेल्टा x। तो बच्चों आप जान रहे हैं जब आवेश को हम लेकर आएंगे तो उस पर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, कितना बल लगाएगा, तो परीक्षण आवेश पर, ध्यान से देखेंगे बच्चों, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। बहुत ध्यान से इस पॉइंट को समझेंगे बच्चों, चूंकि हम जानते हैं कोई आवेश होता है अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र, और उस वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आता है तो उस पर एक फोर्स लगाता है। कितना बल लगाता है बच्चों, F बराबर Q E, यही तो लगाता है। यानी उस आवेश पे जो बल लगेगा वह कितना लगेगा बच्चों, F बराबर Q E। Q चूंकि Q0 माने हैं इसलिए क्या हो जाएगा, Q E। अगर वैद्युत क्षेत्र कितना है बच्चों, E है। अगर वैद्युत क्षेत्र कितना है बच्चों, E है। फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा बच्चों, बाहर की तरफ होगा। फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा बच्चों, बाहर की तरफ। इतना बात क्लियर हुआ। अब मान लीजिए इस परीक्षण आवेश को हमने सूक्ष्म विस्थापन कितना किया बच्चों, डेल्टा x। इस आवेश को यहाँ तक निकाला कितना, डेल्टा x, क्योंकि यह फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ। ध्यान से समझेंगे बच्चों फिर एक पॉइंट को, इस पॉइंट को मान लीजिए हमारा आवेश है, क्या बच्चों, आवेश है। अपने चारों तरफ क्षेत्र बनाया है हमने, इस पॉइंट पे परीक्षण आवेश रखा तो देखा इसे आवेश क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा।
कितना फोर्स लगाएगा, F बराबर Q नॉट E, अगर वैद्युत क्षेत्र कितना है E है। अब अगर हम इस परीक्षण आवेश को बहुत सूक्ष्म विस्थापन डेल्टा x, कितना बच्चों डेल्टा x करके सूक्ष्म विस्थापन कहाँ लेकर आए बच्चों, पॉइंट Q पर लेकर आए। कहाँ तक लेकर आए कि पॉइंट Q तक। तो हमें क्या करना होगा, एक वर्क करना होगा, क्योंकि यह तो बाहर ठेल रहा है, इसको हम अंदर लेकर आ रहे हैं, तो हमें कुछ कार्य करना होगा। वह कार्य कितना करेंगे बच्चों, चूंकि विस्थापन थोड़ा सा है तो कार्य भी किया थोड़ा सा करेंगे, यानी कहेंगे यदि, ध्यान से समझेंगे बच्चों, परीक्षण आवेश को सूक्ष्म विस्थापन डेल्टा x, कितना बच्चों, सूक्ष्म विस्थापन डेल्टा x। अब चूंकि बच्चों या ध्यान देना, चलो अभी इस पॉइंट को समझेंगे, एक बार फिर से इस पॉइंट को समझिएगा। यदि परीक्षण आवेश को सूक्ष्म विस्थापन डेल्टा x कराया जाए तो कृत कार्य हमें कुछ कार्य करना होगा बच्चों। कितना कार्य करना होगा, W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, चूंकि डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा करा रहा है तो वर्क भी थोड़ा सा होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा x। लेकिन बच्चों यह डेल्टा x माइनस में होगा, क्योंकि यह दूरी कम हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है, इस वजह से यहाँ क्या होगा, माइनस डेल्टा x, इस वजह से यहाँ भी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस डेल्टा x। इतना बात क्लियर है बच्चों, यानी डेल्टा W बराबर हो जाएगा कितना, F का मान कितना है बच्चों, Q नॉट E इंटू माइनस डेल्टा x। क्लियर है। अगर E गुणे में है बट्टे में भेज दे बच्चों, या फिर Q नॉट गुणे में है बट्टे में भेज दें, तो हो जाएगा डेल्टा W अपान Q नॉट बराबर E इंटू माइनस डेल्टा x। यह पॉइंट क्लियर है बच्चों। अगर हम कहें विभवांतर की परिभाषा से, ध्यान से समझेंगे बच्चों, विभवांतर की परिभाषा क्या कहता है बच्चों, डेल W बराबर डेल V अपान Q नॉट। तो कितना होगा बच्चों, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपान Q नॉट, यानी यह विभवांतर की परिभाषा है। अरे V बराबर W अपान Q नॉट, अब डेल्टा V निकालोगे तो डेल्टा W अपान Q नॉट, यानी डेल्टा V बराबर डेल्टा W अपान Q नॉट। अगर इसको मान ले बच्चों इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान ले इक्वेशन सेकंड। अगर कहें समीकरण 1 व 2 से, तो हमें मिलेगा क्या बच्चों, हमें मिलेगा, ध्यान से समझेंगे आप लोग, यह इक्वेशन दोनों इक्वल हैं, तो आप कह सकते हैं डेल्टा V बराबर E इंटू माइनस डेल्टा x। तो यह गुणे में कहाँ जाएगा बच्चों, बटे में, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ध्यान से समझेंगे बच्चों, E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x। कितना हो जाएगा बच्चों, E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x। यह गुणन से कहाँ गए, बटे में। बच्चों यही संबंध है आपका होता है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। यानी अगर आपसे कहेगा कि विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, तो बच्चों यही होता है E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x। क्लियर हुआ बच्चों पॉइंट। तो हमने यहाँ इस स्लाइड में देख लिया क्या विभव प्रवणता क्या होता है। तो दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव परिवर्तन की जो दर होती है बच्चों, उसी को कहते हैं विभव प्रवणता, जो क्या है माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x। क्लियर है। विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध हमने देख लिया बहुत अच्छे से डिराइव करके, E बराबर माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा x। यह पॉइंट बच्चों बहुत अच्छे से आप लिखेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है बच्चों, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इस चैप्टर के कुछ और पॉइंट देखते हैं। तो बच्चों आ चुके अपने नेक्स्ट स्लाइड में, और इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं क्या, किसी एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बच्चों इस पॉइंट को बहुत ध्यान से आप समझेंगे, क्या है यह पॉइंट, पूरे अच्छे से इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा क्या, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। मतलब बच्चों आप यहाँ फिगर देख सकते हैं, एक हमारा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया है जो माइनस q प्लस q आवेश से मिलकर बना है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या बच्चों p है, जिसकी दिशा ऋण आवेश से कहां बच्चों धन आवेश की ओर है। यह बात हम जानते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से कहां होती है बच्चों, धन आवेश की ओर। अब हम इस द्विध्रुव को क्या करेंगे बच्चों, इस वैद्युत क्षेत्र में, ध्यान से समझेंगे बच्चों, इस वैद्युत क्षेत्र में इस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करेंगे,
घुमाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? घुमाएंगे। तो देखेंगे हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा उसका भी सूत्र प्राप्त करेंगे। पहले ध्यान से समझेंगे बातों को बच्चों। जब हम इस द्विध्रुव को इस प्रकार से, द्विध्रुव है, जब इसको रोटेट कराएंगे यानी इस तरह से घुमाएंगे तो हम जानते हैं क्या, किसी वैद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश उपस्थित होता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। कितना बल कार्य करता है बच्चों? यह बराबर क्यू टी। अब ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर आवेश प्लस है यानी धनात्मक है तो फोर्स जो लगेगा बल की दिशा में लगता है, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो फोर्स जो होता है बल की विपरीत दिशा में लगता है। तो चूंकि बच्चों यहाँ देख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश हैं, और जब इसको हम रोटेट कराएंगे इस तरह से, ध्यान से समझेंगे बच्चों। मान लीजिए इसको हम क्या करें, घुमाएं। इसको क्या करें बच्चों? घुमाएं इस तरह से। इसको हमने मान लिया घुमा दिया और धन आवेश को यहाँ ला दिया, ऋण आवेश को यहाँ ला दिया। तो अब बच्चों एक फोर्स इस पे लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और एक फोर्स इसके विपरीत दिशा में लगेगा। अब देखेंगे ध्यान से बच्चों, अब चूंकि एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो यह दोनों क्या करेंगे, द्विध्रुव को इसके सामने स्थिति में लाएंगे, यानी जिस स्थिति में था उस स्थिति में लाएंगे। क्योंकि बल दो कार्य कर रहे हैं इसलिए इसको हम बल युग्म कह देंगे, और इनका कार्य क्या है, इस द्विध्रुव को घुमाना। इसलिए बच्चों इसको कहा जाता है बल युग्म आघूर्ण। क्या कहा जाता है बच्चों? बल युग्म आघूर्ण। और यह इसका कार्य क्या है, तो इनका कार्य है इस द्विध्रुव को अपने साम्य स्थिति में लाना। तो बच्चों बल युग्म आघूर्ण क्या है बच्चों, इस पॉइंट को पहले समझेंगे। बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से दर्शाते हैं, और यह होता क्या है, जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्या करते हैं बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसका काम होता है क्या, उस द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति में लाना। इसी बल युग्म को कह देते हैं बच्चों बल युग्म आघूर्ण, और इसको किससे दर्शाते हैं बच्चों? टाउ से। तो बल युग्म आघूर्ण क्लियर हुआ। बल युग्म आघूर्ण को दर्शाते हैं टाउ से, और टाउ बराबर होता है क्या बच्चों? पी साइन थीटा। क्या होता है बच्चों? पी साइन थीटा। कब? अगर इसकी हम साम्य स्थिति से कितना कोण घुमा दे बच्चों? थीटा कोण। तो अब ध्यान से समझेंगे पूरे पॉइंट्स को, इसका क्या डिराइवेशन होगा, क्या सूत्र होगा। हम कहते हैं बच्चों यदि द्विध्रुव को, ध्यान से बातों को समझेंगे बच्चों, द्विध्रुव को उसकी साम्य स्थिति से, उसकी साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाएं तो द्विध्रुव पर एक बल युग्म, बल, ध्यान से समझेंगे बच्चों बातों को, बल युग्म कार्य करता है जो द्विध्रुव को साम्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है, बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं बच्चों। इसे प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। यह बात क्लियर है बच्चों। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण क्या है, जब हम इस द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में घुमाएंगे तो इस पे एक बल युग्म कार्य करेगा, जो क्या करेगा, इस द्विध्रुव को उसके साम्य स्थिति में लाने का प्रयत्न करता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। इसको बच्चों टाउ से दर्शाते हैं, और यह होता कितना है, तो बल युग्म, अगर हम मान लीजिए थीटा कोण घुमाएं तो जो बल युग्म आघूर्ण होगा बच्चों वह होगा टाउ बराबर पी साइन थीटा। यह पॉइंट क्लियर है बच्चों। यानी किसी द्विध्रुव को जब हम वैद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसका जो उस पे बल युग्म कार्य करता है, जिसका कार्य क्या होता है, द्विध्रुव को उसके साम्य स्थिति में लाना। इसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। इसको किससे दर्शाते हैं बच्चों? टाउ से। टाउ बराबर कितना होता है बच्चों? पी साइन थीटा। पी क्या है बच्चों? जो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। ई क्या है बच्चों? उसका वैद्युत क्षेत्र है, जिस वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखे हैं। थीटा क्या है बच्चों? जितना कोण हमने इसको क्या किया है, रोटेट किया है। यह बात क्लियर है बच्चों। अब थोड़ा सा नोटिस करेंगे, जब इस वैद्युत द्विध्रुव को हम रोटेट कराएंगे तो चूंकि फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स के विरुद्ध हमें कुछ क्या करना पड़ेगा बच्चों? कार्य करना पड़ेगा। यह डेफिनेशन क्लियर है। अगर यह डेफिनेशन क्लियर है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, इस पॉइंट को समझते हैं। अब थोड़ा सा नोटिस करेंगे, जब द्विध्रुव को हम बच्चों जब घुमाएंगे वैद्युत क्षेत्र में तो हमें क्या करना होगा? एक कार्य करना होगा। क्यों? क्योंकि इस पे पहले से एक फोर्स कार्य कर रहा है जो द्विध्रुव को क्या करेगा? उसके साम्य स्थिति में लाने का
प्रयत्न करेगा तो उस सामने उस बल के विरुद्ध हमें कार्य करना होगा। हमने देख लिया प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण कितना होगा बच्चों, Pe sin थीटा। अब थोड़ा सा पॉइंट को समझेंगे, यदि द्विध्रुव को, किसको बच्चों, द्विध्रुव को बहुत सूक्ष्म विस्थापन मान लिया, यहाँ थीटा हमने रोटेट किया, यहाँ मान ले रहे हैं डी थीटा, घुमाया जाए तो अब बच्चों जब घुमाएंगे तो हमें कार्य करना होगा। यदि द्विध्रुव को डी थीटा घुमाया जाए तो कृत कार्य कितना होगा बच्चों, कार्य भी थोड़ा सा होगा, डी डब्ल्यू बराबर कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ बल का काम कौन कर रहे हैं, टाउ, और विस्थापन हम कितना करा रहे हैं बच्चों, थीटा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा बच्चों टाउ का मान Pe sin थीटा इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, डी थीटा। अब चूंकि हमें थोड़ा सा कार्य मिला, अगर हम इसको थीटा कोण घुमाएं तो पूरा कार्य निकालने के लिए हमें इसका क्या करना होगा बच्चों, समाकलन। कहते हैं क्या, यदि थीटा बराबर 0 से, यानी उसके साम्य स्थिति, पहले साम्य स्थिति में था तो थीटा बराबर 0, थीटा बराबर थीटा तक मान लो 30 अंश 45 अंश 60 अंश जो भी हो, घुमाने में कृत कार्य, कितना कार्य होगा बच्चों ध्यान देंगे, तो हम इस कार्य का समाकलन कर देंगे। लेकिन कहां से बच्चों, थीटा बराबर 0 से, ध्यान से समझेंगे बच्चों, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर कहां तक बच्चों, थीटा तक। यानी जब इसका समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा क्या बच्चों, ध्यान से समझेंगे, थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा तक, तो डब्ल्यू का मान कितना निकालें बच्चों, Pe sin थीटा डी थीटा। इतना बात क्लियर है बच्चों। हम बताते समाकलन उसी राशि का होगा जिसके साथ डॉक्टर साहब होंगे, थीटा डॉक्टर साहब के साथ थीटा है तो समाकलन के अनुसार थीटा होगा, Pe का समाकलन नहीं होगा। तो Pe बच्चों कहाँ आ जाएंगे, बाहर, यानी समाकलन होगा थीटा बराबर 0 से थीटा बराबर थीटा तक, किसका बच्चों, साइन थीटा डी थीटा। क्लियर है इतना बात बच्चों। अब देखिए साइन थीटा का समाकलन जो होता है बच्चों, इसको याद रख लेंगे आप लोग, यानी W बराबर Pe साइन थीटा का समाकलन होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा, क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा। थीटा बराबर कहां से, 0 से थीटा बराबर कहां तक बच्चों, थीटा तक। अब जब बच्चों लिमिट पुट अप करते हैं, रखते हैं, तो हमको पता है जब ऊपर वाला लिमिट रखते हैं तो प्लस में, नीचे वाला रखते हैं तो माइनस में। लेकिन बच्चों यहाँ पहले से ही माइनस है, तो जब ऊपर वाला प्लस में होगा तो इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, यहाँ से समझ लीजिएगा, माइनस बाहर कर लीजिए, थीटा रखेंगे तो क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा। अब ऊपर वाला रखेंगे प्लस, नीचे वाला रखेंगे बच्चों माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 0। इतना बात समझ में आया। तो यानी W बराबर हो जाएगा बच्चों Pe माइनस कॉस थीटा, कॉस 0 का मान बच्चों 1 होता है, याद होगा आप लोग को। W बराबर Pe, अब बच्चों जब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो यह प्लस हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस, यानी 1 माइनस कॉस थीटा। यानी जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं बच्चों तो हमें कितना कार्य करना पड़ता है, W बराबर Pe 1 माइनस कॉस थीटा। आई होप यह पॉइंट बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर है बच्चों, इसको लिखेंगे, बहुत ध्यान से पूरे पॉइंट्स को समझेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को जरूर एकदम 2 बार 3 बार देख के पूरे पॉइंट्स को आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि यह पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर यह पॉइंट क्लियर है तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में, इस अभ्यास के कुछ और पॉइंट लेते हैं और इस चैप्टर का हम समापन करते हैं। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो बच्चों आ चुके अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस स्लाइड में हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव में संचित स्थितिज ऊर्जा। बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। वैद्युत द्विध्रुव को हमने जब देखा कि इसको रोटेट किया जा रहा है तो हमें कुछ कार्य करना पड़ रहा है, तो बच्चों वही जो कार्य होता है उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, वही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। एक पॉइंट तो यह हो गया, इसको एक पॉइंट और एक दूसरे तरह से समझ सकते हैं क्या। मान लीजिए एक हमारा वैद्युत क्षेत्र है और उस वैद्युत क्षेत्र में हम किसी द्विध्रुव को अनंत से लेकर आ रहे हैं। कहां से लेकर आ रहे हैं बच्चों, अनंत से लेकर आ रहे हैं। तो जब उसको अनंत से उस वैद्युत द्विध्रुव में लेकर आएंगे बच्चों, अगर उस वैद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे तो हम चूंकि जान रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव 2 आवेशों से मिलकर बना है, तो वैद्युत क्षेत्र उस पर क्या करेगा, बल लगाएगा। तो उस बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा बच्चों। वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित हो जाता है, जो कि कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। आइए इस डेफिनेशन को अच्छे से समझते हैं और यह सूत्र होता कितना है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हैं बच्चों। इस पॉइंट से न्यूमेरिकल आपका बहुत अच्छा पूछा जाता है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे। पहले इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हैं बच्चों। आइए देखते हैं क्या कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा।
बच्चों डेफिनेशन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे। वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, यानी वैद्युत क्षेत्र में बच्चों ध्यान से समझेंगे, वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है, क्या बच्चों, स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, उस कार्य के बराबर होती है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को, क्या बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से, बच्चों ध्यान से समझेंगे, कहां से, अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। बहुत ध्यान से बच्चों, ध्यान से इस पॉइंट को नोटिस कर लेंगे एक बार फिर से। वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितना होता है बच्चों, तो उस कार्य के बराबर होता है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। मान लीजिए बच्चों, ये हमारा कोई वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में हम किसी द्विध्रुव को कहां से लेकर आ रहे हैं बच्चों, इनफाइनाइट से लेकर आ रहे हैं। कहां से लेकर आ रहे हैं, इनफाइनाइट से। और यहाँ पर हमने लेकर इसको क्या किया, चलाया। ये जो कि किससे बना है बच्चों, -q और +q आवेश से। जब इस द्विध्रुव को हमने इस क्षेत्र में ला दिया तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा उसको इनफाइनाइट से इस क्षेत्र में लाने के लिए। वही कार्य इस द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा बच्चों, संचित हो जाएगा, जो कि कितना होगा, u बराबर -pe cos थीटा। इस सूत्र को याद रखेंगे बच्चों, u बराबर -pe cos थीटा। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा बच्चों। इसके कुछ विशेष स्थिति है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थिति है बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे। विशेष स्थिति से सवाल आपका पेपर में पूछा गया है। इस विशेष स्थिति को, यानी किसी द्विध्रुव के अंदर संचित स्थितिज ऊर्जा होगा कितना, ये विशेष स्थिति के पॉइंट को नोटिस करेंगे। अगर बच्चों यहाँ थीटा बराबर 0, थीटा बराबर कितना होगा बच्चों, 0, तो हम जानते हैं cos 0 अंश का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो इस कंडीशन में हमारा जो सूत्र होगा pe cos थीटा का मान जब निकालेंगे बच्चों तो वह होगा कितना, u बराबर -pe, क्योंकि cos 0 अंश का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से समझेंगे, u बराबर -pe cos थीटा, थीटा बराबर कितना रख रहे हैं बच्चों, 0, तो cos 0 अंश का मान 1, इसका मान कितना बच्चों, 1, तो 1 से गुणा करेंगे -pe। यानी अगर हमारा थीटा बराबर 0 है तो बच्चों इस स्थिति में जो द्विध्रुव के अंदर संचित ऊर्जा होगी वह कितनी होगी, u बराबर -pe होगी बच्चों। इस स्थिति को अस्थाई संतुलन की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अस्थाई संतुलन की स्थिति। बच्चों इसी पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझेंगे, इस नोटिस पॉइंट को क्या कहेंगे बच्चों, अगर प्रश्न क्या कहेगा, किसी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने पर उसके अंदर संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए जब द्विध्रुव किस स्थिति में हो, अस्थाई संतुलन की स्थिति में हो। जब बच्चों अस्थाई संतुलन की स्थिति में होगा, आप डायरेक्ट या तो सूत्र रखेंगे याद, u बराबर -pe, या फिर कहेंगे अस्थाई संतुलन के लिए थीटा बराबर कितना होगा बच्चों, 0 होगा। तब इस सूत्र पे रख के वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। क्लियर हुआ बच्चों, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट नोटिस का याद रखेंगे, अगर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 90 अंश हो जाए तो cos 90 अंश का मान कितना होता है बच्चों, cos 90 अंश का मान होता है 0। यह नोट का विशेष स्थिति का पहला पॉइंट या दूसरा पॉइंट। cos 90 अंश का मान 0, तो जब यहाँ बच्चों आप रखेंगे 90 अंश तो u बराबर होगा -pe cos कितना बच्चों, 90 अंश, cos 90 अंश। अब cos 90 अंश का मान 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यानी अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को बच्चों कहां से लेकर आए, अनंत से लेकर आए लंबवत, कैसे लेकर आए, लंबवत, इस तरह से। तो उस मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र हमारा ऐसे है बच्चों, इस तरह से वैद्युत क्षेत्र है और हमने क्या किया, द्विध्रुव को इसके लंबवत लेकर आया इस तरह से, तो जो कार्य होगा बच्चों का कितना होगा, 0 होगा। यानी उस द्विध्रुव में संचित ऊर्जा कितनी होगी, 0 होगी। कब, जब थीटा बराबर कितना होगा बच्चों, 90 अंश होगा। आई होप दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। तो इस स्थिति में ऊर्जा क्या होती है बच्चों, 0 होती है। ऊर्जा क्या होती है बच्चों, 0 होती है। यानी ऊर्जा इस स्थिति में 0 होती है। कितना होती है बच्चों, 0 होती है। क्लियर है पॉइंट। तीसरा स्थिति बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति है, इस पॉइंट को आप बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि पहले और तीसरे स्थिति से प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरा स्थिति क्या है बच्चों, अगर थीटा बराबर हम कहते हैं 180 अंश, तो cos 180 अंश का मान होता है बच्चों -1। कितना होता है, -1। जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो u बराबर -pe cos कितना होगा बच्चों, 180 अंश, तो u बराबर होगा बच्चों -pe cos 180 अंश का मान -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +pe, क्या हो जाएगा, +pe। यानी अगर थीटा बराबर 180 अंश होगा तो उस स्थिति में द्विध्रुव में संचित ऊर्जा u बराबर प्लस क्या होगा बच्चों, pe होगा। इस स्थिति को कहते हैं बच्चों अस्थाई संतुलन की स्थिति। क्या कहते हैं बच्चों, अस्थाई संतुलन की
स्थिति। इसका मतलब क्या? इसका मतलब बच्चों यह प्लस में है, यानी अब द्विध्रुव के अंदर एनर्जी आ गया है, और जब एनर्जी आ गया तो 3 5 क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यानी जब प्लस में एनर्जी आ गया तो 3 5 करेंगे बहुत। आप लोग दैनिक जीवन में देखते होंगे, यानी 3 5 जब करेंगे बच्चों तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? अस्थाई। अस्थाई मतलब हुआ अस्थाई नहीं रहेंगे, और अस्थाई अब बेचारे माइनस में है तो कैसे 3 5 कर सकते हैं? पहले तो यह प्लस में हो तभी तो 3 5 कर सकते हैं, तो इसको कहेंगे क्या बच्चों? अस्थाई संतुलन। एक आराम से एक जगह पे क्या होंगे? स्थित होंगे। यानी u बराबर माइनस बी कब होगा बच्चों? जब थीटा बराबर 0, और इस स्थिति को कहेंगे अस्थाई संतुलन की स्थिति। और अगर थीटा बराबर 180 अंश हुआ तो उस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव में संचित ऊर्जा u बराबर क्या होगा बच्चों? प्लस ई, और इसको क्या कहेंगे बच्चों? अस्थाई संतुलन की स्थिति। दोनों पॉइंट क्लियर है बच्चों? इस पॉइंट में अगर थीटा 90 हो गया तो ऊर्जा क्या हो जाएगी बच्चों? शून्य हो जाएगी। इस दोनों पॉइंट से बच्चों सवाल पूछे गए हैं, दोनों पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझ लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो बच्चों आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे एक बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल जो कि हमारा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, और वैद्युत द्विध्रुव के अंदर संचित ऊर्जा को कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। बच्चों आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न क्या है। कह रहा 3 × 10 पे -19 कूलम तथा -3 × 10 पे 19 कूलम। सॉरी बच्चों, यहाँ पे -19 है, यानी 3 × 10 पे -19 कूलम तथा -3 × 10 पे -19 कूलम के दो आवेश एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर क्या है बच्चों? स्थित है। क्योंकि यह क्या है बच्चों? कह रहा यह वैद्युत द्विध्रुव, यह वैद्युत द्विध्रुव, यानी बच्चों यह जो देखिए प्लस में आवेश है, किसमें है? माइनस में, यानी यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। कह रहा इतने वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या है बच्चों? स्थिर है। इतना पॉइंट नोटिस कीजिएगा। यह वैद्युत द्विध्रुव जो है कितने वैद्युत क्षेत्र में स्थित है बच्चों? यह स्थित है 4 × 10 पे 5 वोल्ट प्रति मीटर। बच्चों इस मात्रा को समझ लीजिएगा। अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा? हमारे डेल्टा V बटे डेल्टा x पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र था विभव प्रवणता में संबंध। तो विभव का मात्रक बच्चों वोल्ट, और यह क्या था? दूरी था, तो वोल्ट प्रति मीटर। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर। तो बच्चों यहाँ वैद्युत क्षेत्र दिया 4 × 10 पे 5 वोल्ट प्रति मीटर, और जो आवेश दिया है बच्चों वह दिया है 3 × 10 पे -19 कूलम। प्लस वाला प्लस में रहेगा, माइनस वाला बच्चों माइनस में। हमने परिमाण लिया है, केवल साइन को नहीं लिया है। आवेश का मान इतना दिया है। अब बच्चों कह रहा कितने दूरी पर स्थित है? 2.4 × 10 पे -10 मीटर। तो अगर याद हो बच्चों द्विध्रुव के बीच जो दूरी होती है उसको हम 2l से दर्शाते हैं, और यह कितना दिया बच्चों? 2.4 × 10 पे -10 मीटर। अब पहला प्रश्न देखिए क्या पूछा है बच्चों? पहला प्रश्न पूछा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको किससे दर्शाते हैं बच्चों? P से, और P बराबर क्या होता है बच्चों? Q × 2l, यही होता है। आइए वैल्यू रखते हैं बच्चों। P बराबर Q का मान कितना है? 3 × 10 पे -19, और 2l का मान बच्चों 2.4 × 10 पे -10, यानी P बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 24 × 72, यानी 7.2 × 19 10 29 -29। मात्रा क्या होगा बच्चों? आवेश का मात्रा कूलम, और यह दूरी होता है 2l कूलम मीटर। यानी वैद्युत द्विध्रुव कितना हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना हो जाएगा बच्चों? 7.2 × 10 पे -29 कूलम मीटर। आई होप पहला प्रश्न क्लियर हुआ होगा बच्चों। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 अंश घुमाने के लिए आवश्यक कार्य। तो कार्य का सूत्र हमने क्या पढ़ा बच्चों? W बराबर PE 1 - cos थीटा। कितना बच्चा पढ़ा? W बराबर PE 1 - cos थीटा। अब ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पे थीटा बराबर कितना बच्चों? 180 अंश, और cos 180 अंश का मान कितना होता है बच्चों? -1 होता है। कितना होता है बच्चों? -1। अब वैल्यू रखते हैं W बराबर P का मान, एक बात बच्चों ध्यान से देखेंगे, 1 - और इसका मान -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, यानी हो जाएगा 2PE। क्लियर है अब? यानी W बराबर 2 गुणे P का मान हमने कितना निकाला बच्चों? 7.2 × 10 पे -29, और E का मान कितना दिया है यहाँ देख सकते हैं आप लोग? 4 × 10 पे 5। आइए इसको हल करते हैं। तो W बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 4 × 2 = 8 गुणे 7.2 गुणे 29 में से बच्चों 5 घटेगा तो 10 पे -24, यानी W बराबर हो जाएगा कितना? 8 × 16 86, 8 × 7 = 56, 56 एक बच्चों 57, यानी 57.6 गुणे 10 पे -24 जूल। इतना आंसर भी आप दे सकते हैं, या फिर दशमलव को अगर एक अंक इधर लेते आए तो W बराबर हो जाएगा बच्चों 5.76 गुणे 10 पे 1 होगा, क्योंकि यहाँ से घट जाएगा तो हो जाएगा 10 पे -23 जूल। क्लियर है बच्चों? यानी उस द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 5.76 गुणे 10 पे -23 जूल। दोनों प्रश्न क्लियर है बच्चों? अगर क्लियर नहीं है तो बहुत अच्छे से लिख लेंगे और अच्छे से इस प्रश्न को क्लियर कर लेंगे। अब देखते हैं बच्चों तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसको हम मिटाते हैं।
और तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है, उसके बाद फिर चौथे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, नोटिस करेंगे, कह रहा है द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन में स्थिति ऊर्जा। तो अगर याद हो अस्थायी संतुलन के लिए हमने क्या बताया बच्चों, थीटा बराबर कितना होगा 0, और हमारा सूत्र क्या है बच्चों माइनस पी ऊर्जा का पी कॉस थीटा, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है बच्चों 1 होता है। इस वजह से जो सूत्र होगा बच्चों माइनस पी, क्योंकि कॉस 0 अंश का मान कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। वैल्यू रखिए u बराबर माइनस पी का मान कितना है बच्चों 7.2 गुणे 10 पे माइनस कितना 29 गुणे ई का मान कितना बच्चों आप देख लीजिएगा 4 गुणे 10 पे 5, 4 गुणे 10 पे 5, यानी हो जाएगा u बराबर, हल कीजिए 4 दूना 8 और 7 चौक 28, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, माइनस गुणे 29 में से 5 घटेगा बच्चों 10 पे माइनस 24, यानी हल करेंगे u बराबर, अगर दशमलव को एक अंक इधर लेते आइए तो 2.88 इतना जूल भी आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 पे प्लस 1 होगा, यहाँ से घट जाएगा, हो जाएगा बच्चों 10 पे माइनस 23 जूल। आई होप यह प्रश्न भी क्लियर हुआ होगा, यानी तीसरे का आंसर कितना आएगा बच्चों माइनस 2.88 गुणे 10 पे माइनस 23 जूल। क्लियर है बच्चों। आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, बहुत अच्छे से समझते हैं, मिटाते हैं इसको। और चौथा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, आइए देखते हैं। चौथे प्रश्न में कह रहा है द्विध्रुव की अस्थायी संतुलन। बच्चों अगर याद हुआ अस्थायी संतुलन के लिए थीटा बराबर कितना पड़ा 180 अंश, और cos 180 अंश का मान होता है कितना बच्चों माइनस 1, कितना होता है बच्चों माइनस 1। अब ध्यान से समझेंगे, u बराबर हमारा सूत्र क्या था बच्चों माइनस पी cos थीटा, और यहाँ पे इसका मान जब 180 रखेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, यानी प्लस पी। यही तो स्थिति था। या तो डायरेक्ट यह सूत्र याद रखिए, या तो याद रखिए अस्थायी संतुलन के लिए थीटा बराबर कितना होता है बच्चों 180 अंश। क्लियर है, यानी u बराबर होगा बच्चों प्लस p का मान कितना बच्चों 7.2 गुणे 10 पे माइनस 29 गुणे ई का मान क्या है बच्चों, ई का मान यहाँ देख सकते हैं 4 गुणे 10 पे कितना बच्चों 5, तो वही वैल्यू सेम आएगा पिछले वाले का तरह, बस उसमें क्या था माइनस में था, इसमें क्या होगा बच्चों प्लस में होगा। तो 4 दूना 8, 7 चौक 28, एक अंक पे दशमलव गुणे 10 पे कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 24, या फिर कह सकते हैं 2.88 गुणे 10 पे माइनस 23 जूल। क्लियर है बच्चों, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। यानी अस्थाई और अस्थाई संतुलन में आंसर सेम आता है बच्चों, बस अस्थाई में जो होता है प्लस में आते हैं, और अस्थाई में जो होता है बच्चों यही आंसर किस में आते हैं माइनस में आते हैं। अगर पूरा प्रश्न क्लियर है तो बच्चों हम आपको बता दें, हमने वैद्युत विभाग को पूरी अच्छी तरीके से समाप्त किया। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारा चैनल आगे ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सके। तो बच्चों चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, हम देखेंगे क्या अध्याय 4 यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्थिर वैद्युति का अभ्यास 4। उसके बाद ये हमारा पहला अभ्यास पूर्ण रूप से क्या होगा बच्चों समाप्त होगा। तो बच्चों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।